नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ड्रीम आईएएस। सभी को राधे राधे। चलिए देखिए, अभी तक हमने जून का करंट कवर कर लिया है, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का करंट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट करके यार बताया करो, बताओ किसी कोई कमेंट करके नहीं बताता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। आज की वीडियो हमारी काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आज के। ठीक है, और जब अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो भैया क्वेश्चन भी वहीं से आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी वहीं से आता है। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है भाई? तो ये हुआ है स्पेन में। कहाँ हुआ है? स्पेन में हुआ है। ठीक है, इस बार जो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है, इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 32वां संस्करण था। क्लियर? इसका 32वां संस्करण था इस बार। चलिए अब बात करते हैं नाटो की। नाटो है क्या? तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1969 को। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और इसके महासचिव कौन हैं? महासचिव, इसके महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। देखिए, नाटो एक ऐसा संगठन है जो ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों द्वारा बनाया गया था। ये रूस की शक्तियों को कम करने के लिए बनाया गया एक संगठन है, ब्रिटेन और उसके सहयोगी देशों द्वारा, जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसके जो महासचिव हैं वो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसी नाटो की जो 32वें संस्करण की बैठक हुई है, जो 32वें संस्करण की बैठक हुई है, वो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 वो कहाँ हुई है? वो हुई है स्पेन में। ठीक है, आगे बात करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल 2022, नेशनल गेम्स नहीं, हाँ ठीक है, नेशनल ही है, नेशनल गेम्स 2022, राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य ने किया? क्योंकि 2022 का करंट है ये, तो राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है वो भैया किसने किया है? वो किया है गुजरात ने। राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया है गुजरात ने। ठीक है, और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? इस बार राष्ट्रीय खेल 2022 जो गुजरात में हुए हैं, ये 36वां संस्करण था। ठीक है, तो बात करते हैं भाई 35वां संस्करण कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो 35वां संस्करण हुआ था केरल में। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। 35वां संस्करण 2015 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 36वां संस्करण कब हुआ है? 2022 में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट पर 50% छूट देने के लिए, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट पर 50% की छूट देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन
किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन नामक योजना को शुरू किया गया है? ठीक है, तो सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट पर छूट देने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन नामक योजना को शुरू किया गया है भाई? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है नारी को नमन नामक योजना को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को 50% की छूट देने के लिए नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सुखविंदर सिंह। ठीक है, लेकिन इस योजना को 2022 में कौन से मुख्यमंत्री ने चलाया था? क्योंकि 2022 में मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, तो 2022 में कौन से मुख्यमंत्री ने चलाया था भाई? ये चलाया था जयराम ठाकुर ने। जयराम ठाकुर ने चलाया था नारी को नमन नामक योजना को। ठीक है, सॉरी, नमन नामक योजना को जयराम ठाकुर ने चलाया था, लेकिन 2022 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? सुखविंदर सिंह। ठीक है, सुखविंदर सिंह। और गवर्नर कौन है भाई यहाँ के? तो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह और गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ। अगर हिमाचल प्रदेश के हम दर्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जिस पर अटल टनल बनी हुई है, ध्यान रखना, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 29 रन बनाकर, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ठीक है, महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिर से बोलता हूं, टेस्ट क्रिकेट में किस बल्लेबाज ने एक ओवर में 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो भैया किसने तोड़ा है ये एक ओवर में 29 रन? किसने मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो ये मारे हैं जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक ओवर में 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इन्होंने कितने रन बनाए हैं? 29 रन। इससे पहले ब्रायन लारा ने कितने रन बनाए थे? 28 रन। ठीक है, ब्रायन लारा ने 28 रन बनाए थे। ठीक है, और इन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच 29 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? ठीक है, लिखें क्वेश्चन फटाफट। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने भाई? तो भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं राहुल नार्वेकर। कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर। ठीक है, ये कहाँ के हैं भाई? राहुल नार्वेकर ये हैं महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर। क्लियर? चलिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए
बात करें आगे तो जो सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं वो कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर। ठीक है, ये 1977 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 77 से लगभग कितने हो गए? 20, 40, लगभग 45 साल, 45 ईयर्स, अराउंड 45-46 के आसपास है ये। ठीक है, जो भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं। कहाँ के विधानसभा स्पीकर बने हैं? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के इस समय गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर है भाई? आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। इस रिपोर्ट को पेश कौन करता है? इस रिपोर्ट को पेश करता है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार स्टार्टअप के मामले में, स्टार्टअप मतलब नए बिजनेस शुरू करने के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? स्टार्टअप के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा चुना गया है? नए उद्योग शुरू करने के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन चुना गया? देखिए, साल के अंदर किस राज्य में सबसे ज्यादा नए उद्योग शुरू किए हैं, इसके लिए एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसे कहते हैं स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट 2021-22 जो भी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट 2021 की। इस रिपोर्ट को जारी करता है उद्योग एवं आंतरिक विभाग। ठीक है, इसके द्वारा आंतरिक संवर्धन विभाग, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि किस राज्य में नए नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, नए नए बिजनेस शुरू हुए हैं। तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप किस राज्य में शुरू हुए हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार? तो भैया उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में गुजरात, उत्तर भारत में गुजरात में। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कर्नाटक में। दक्षिण भारत की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में आपके कौन से राज्य में? मेघालय में। मेघालय में सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग के द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा स्टार्टअप शुरू करने के मामले में? तो गुजरात। उत्तर भारत में गुजरात, दक्षिण भारत में कर्नाटक और पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय। ठीक है, ये जो राज्य हैं ये रहे सर्वश्रेष्ठ रहे हैं इस रिपोर्ट में। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं 13 एक्सप्रेस वे वाला। कितने एक्सप्रेस वे वाला? 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 13 एक्सप्रेस वे हैं? एक्सप्रेस वे। ठीक है, 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितने एक्सप्रेसवे बन चुके हैं? अब तक उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। और 13वां एक्सप्रेसवे कौन सा है भैया? तो 13वां एक्सप्रेसवे बना है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का 13वां एक्सप्रेसवे है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश का 13वां एक्सप्रेसवे है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद नामक योजना को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स
डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला क्वेश्चन तो यह है कि एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से शुरू हुई है, और शुरू हो भी गई है तो एक जिला एक उत्पाद योजना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोनों एक ही आंसर है, दोनों का आंसर है उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है और एक जिला एक उत्पाद योजना को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, क्लियर? एक उत्तर प्रदेश से आपका यह क्वेश्चन रहा कि 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 13वां है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 296 किलोमीटर है, और एक उत्पाद एक योजना भारत उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भाई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, ठीक है। कौन है? सीएम हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो फूल है, राजकीय फूल है, जो राजकीय फूल है वो क्या है? तो वो है पलाश। राजकीय पशु है, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है? तो वो है अशोक, ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। आगे बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी है वो क्या है? तो वो है सारस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये इसका उत्तर प्रदेश का जो राजकीय फूल है वो पलाश है, राजकीय पशु है बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पक्षी है सारस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है भाई? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 80। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 404। सॉरी, उल्टा हो गया। विधानसभा सीटों की संख्या 404 है और लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। लोकसभा एलएस मतलब लोकसभा कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? 80 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और विधान परिषद की कितनी, विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 404 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है भाई? उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है। उसका आप नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसका नाम मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है। टाइगर रिजर्व तो काफी सारे हैं, बिजनौर में अमानगढ़ है, ठीक है, और आपका और भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं आर.के. गुप्ता। कौन बने हैं? आर.के. गुप्ता बने हैं। किसके स्थान पर बने हैं भाई? ये बने हैं टी श्रीकांत के स्थान पर। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं, कौन बने हैं? आर.के. गुप्ता। किसके स्थान पर? टी श्रीकांत के स्थान पर। देखिए ये तो है उपचुनाव आयुक्त। 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त भी चेंज हुए थे। ठीक है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं भाई? तो ये भी 2022 में बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार किसके स्थान पर बने हैं भाई? ये बने हैं सुशील चंद्रा के स्थान पर। सुशील
चंद्रा के स्थान पर बने हैं राजीव कुमार। क्या बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। हमारा क्वेश्चन था उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आर के गुप्ता। किसके स्थान पर? टी श्रीकांत के स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किस राज्य सरकार, किस शहर के द्वारा वर्ष 2023 में, ठीक है, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वर्ष 2023 में किस शहर के द्वारा शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी? शॉपिंग फेस्टिवल, भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल किस शहर के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2023 में, ताकि रोजगार और शहरों की जो अर्थव्यवस्था है उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस शहर के द्वारा 2023 में शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी? तो ये किसके द्वारा की जाएगी भाई? दिल्ली के द्वारा, दिल्ली शहर के द्वारा। दिल्ली में 2023 में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल लगेगा, शॉपिंग फेस्टिवल लगेगा, जो भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो दिल्ली की स्थापना किसने की थी भाई? दिल्ली के संस्थापक कौन थे? दिल्ली सल्तनत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल्ली की स्थापना की बात कर रहा हूं। तो दिल्ली के संस्थापक थे भैया कौन? अनंगपाल। ये तोमर वंश के थे, तोमर नरेश अनंगपाल। ठीक है, तोमर नरेश अनंगपाल दिल्ली के संस्थापक थे। बात करें दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, भारत की नहीं कह रहा हूं, दिल्ली की कह रहा हूं। ठीक है, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के गवर्नर कौन हैं? दिल्ली के गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में। ठीक है, आगे बात करें तो दिल्ली की बात करें भैया तो हाँ, एक चीज लिखवा देता हूं आपको, ये आपके स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ऑलरेडी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट समाधियां हैं दिल्ली में, जो इंपॉर्टेंट समाधियां हैं, यहां से काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो दिल्ली में एक समाधि है जिसका नाम है शांतिवन। किसकी है ये जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, दिल्ली में एक समाधि है जिसका नाम है शांतिवन। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। एक समाधि है जिसका नाम है राजघाट किसकी है भाई? ये महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली में है जिसका नाम है राजघाट। ठीक है, एक समाधि है विजय घाट। ये किसकी है भैया? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री की, ये भी दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांतिवन किसकी समाधि है? तो पंडित नेहरू की। राजघाट किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की। विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की। ये सब कहाँ हैं? दिल्ली में हैं। आगे बात करें वीर भूमि, ये समाधि किसकी है? ये है राजीव गांधी की। राजीव गांधी की समाधि है वीर भूमि। ठीक है, ये भी दिल्ली में है। आगे बात करें, अगली है किसान घाट। किसान से याद आता है चौधरी चरण सिंह। तो किसान घाट किसकी है? चौधरी चरण सिंह की है। ये भी दिल्ली में है। ठीक है, अगली कौन सी है भाई? समता स्थल किसकी है? यह है जगजीवन राम। इनकी समाधि भी दिल्ली में है। ठीक है, अगली है एकता
स्थल। ये समाधि किसकी है? ये समाधि है ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है, ये भी दिल्ली में है। ये सारी समाधियां कहाँ हैं भाई? ये सारी समाधियां दिल्ली में हैं, ठीक है। शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, समता स्थल जगजीवन राम और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इसको। चलिए आगे बात करें। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे चुनाव अभियान के समय, ठीक है, शिंजो एबे थे। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे थे, जिनकी हत्या चुनाव अभियान के दौरान कर दी गई। चुनाव अभियान के दौरान कर दी गई। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे थे, जिनकी हत्या चुनाव अभियान के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। ठीक है, शिंजो एबे काफ़ी अच्छे प्रधानमंत्री थे और भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। ठीक है, कहाँ के प्रधानमंत्री थे भाई? ये जापान के प्रधानमंत्री थे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इन्हें बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया था शिंजो एबे ने। इनके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? योशिहिदे सुगा। वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री जापान के? योशिहिदे सुगा हैं। इनसे पहले कौन थे? शिंजो एबे थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिस समय चुनाव अभियान के दौरान, ठीक है, क्या हो गया, उनकी हत्या कर दी गई थी। क्लियर? चलिए जापान की बात करें तो जापान एशिया का एकमात्र विकसित देश माना जाता है। ठीक है, एकमात्र विकसित देश माना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा? फ्यूजियामा पर्वत है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, आपको पता है आज के समय में स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? किस राज्य सरकार ने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है, तो भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा है जो लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिसने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? ठीक है, आपके संविधान के भाग 3 में आपको जो अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो अधिकार मिले हुए हैं, ऐसे ही किस राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य का भी अधिकार मिले, इसके लिए एक विधेयक पारित किया है। किस राज्य सरकार ने? ये राजस्थान सरकार ने लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कालराज मिश्र। कौन है? कालराज मिश्र। अशोक गहलोत सीएम हैं, कालराज मिश्र गवर्नर हैं राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान से याद रखना आंचल नामक योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। ध्यान रखना, आंचल नामक योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। ठीक है, और हाँ,
इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये दोनों ही चीज़ें करा चुका हूं मैं। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू की है? ये भी राजस्थान सरकार ने शुरू की है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की है? ये भी राजस्थान सरकार ने की है। आंचल नामक योजना, राजस्थान सरकार। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान सरकार। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी राजस्थान सरकार। और तीनों ही 2022 में है, शुरू किए गए थे, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती तो समझते हो ना, जिसमें केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह, एनपीके, यूरिया वगैरह का जो इस्तेमाल है वो कम हो, कीटनाशक हैं वो उनका इस्तेमाल कम से कम हो। ठीक है, प्राकृतिक खेती, बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022, प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 की शुरुआत कहाँ से की है भैया? तो ये कहाँ से की है इन्होंने? सूरत से। और सूरत कहाँ है? सूरत है गुजरात में। ठीक है, सूरत से इसकी शुरुआत की है और सूरत गुजरात में है। ठीक है, किसानों की आय को बढ़ावा मिल सके, कम से कम जो क्या कहते हैं केमिकल्स हैं और रासायनिक खाद्य पदार्थ हैं उनका कम से कम प्रयोग हो, लोग जितने भी किसान वगैरह हैं सब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को बढ़ावा दें। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 की शुरुआत की है सूरत, गुजरात में, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके प्राकृतिक खेती के प्रति। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है भाई? तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि राष्ट्रमंडल है क्या। मैंने आपको कल भी बताया था, कल परसों बताया था कि राष्ट्रमंडल जो है वो एक ग्रुप है, उन देशों का ग्रुप है राष्ट्रमंडल जिन जिन देशों पर ब्रिटेन ने शासन किया था। यानी कि जो देश कभी ब्रिटेन का हिस्सा रहे हैं उन सभी देशों का एक ग्रुप बना दिया गया था, जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप या राष्ट्रमंडल ग्रुप। उन्हीं देशों का एक खेल होता है जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स। तो जो राष्ट्रमंडल गेम्स हैं 2022 वाले, ये कहाँ आयोजित किए गए हैं भाई? तो ये आयोजित किए गए हैं बर्मिंघम में। कहाँ आयोजित किए गए हैं? बर्मिंघम में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था भाई भारत की तरफ से? भारत की तरफ से 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का कौन सा संस्करण है? तो 22वां संस्करण है। ठीक है, ध्यान रखना 2022 में 22वां संस्करण है। क्लियर? आगे बात करें तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए थे, इसमें विनर टीम कौन सी रही थी भाई? तो विनर टीम रही थी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी टीम रही थी? ऑस्ट्रेलिया टीम रही थी। ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते भाई? टोटल 178 पदक जीते थे, जिसमें कि 67 गोल्ड थे, ठीक है, 57 ब्रॉन्ज थे, 57 सिल्वर थे और 54 ब्रॉन्ज थे, 54 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन था? दूसरे नंबर पर था इंग्लैंड। दूसरे नंबर पर था इंग्लैंड। इसने टोटल 176 पदक जीते। कितने पदक जीते? 76 पदक जीते। 57 तो रहे गोल्ड, 66 थे सिल्वर और 53 थे ब्रॉन्ज।
53 थे ब्रॉन्ज। आपसे इतनी डिटेल नहीं पूछी जाएगी, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं भाई डिटेल से बताने के लिए, तो मैं डिटेल से ही बताता हूँ। कनाडा तीसरे नंबर पर कौन सा रहा? कनाडा रहा, जिसने टोटल कितने पदक जीते भाई? 92 पदक जीते। 92 पदक जीते, जिसमें कि 26 गोल्ड, ठीक है, 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की स्थिति की, ये आपको पता होनी चाहिए। तो भारत भैया चौथे स्थान पर रहा, पहला, दूसरा, तीसरा। भारत कौन से स्थान पर था? चौथे स्थान पर था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 61 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें कि 22 गोल्ड, ठीक है, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज थे। 23 ब्रॉन्ज थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, यानी कि भारत ने टोटल 61 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, जिसका आयोजन हुआ था बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है भैया? तो बर्मिंघम है इंग्लैंड में, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में है। चलिए, भारत की तरफ से 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और ये 22वां संस्करण था। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला, को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला, प्राथमिक स्तर बेस्ड, ठीक है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है भाई? तो यह है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू किया है प्राथमिक स्तर पर। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है भाई? तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना 2001 में हुई थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी है, राजधानी देहरादून है, गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक है, उत्तराखंड की अगर थोड़ी सी बात करें तो उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट पार्क है, जिम कॉर्बेट पार्क है, जिसका नाम 2022 में चेंज किया गया था। तो जिम कॉर्बेट पार्क का नया नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है जिसका नाम चेंज करके कर दिया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी के किनारे है, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, भागीरथी नदी के किनारे है और उत्तराखंड में है। ठीक है, चिपको आंदोलन, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह भी कहां से की गई थी? उत्तराखंड से की गई थी। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, सातताल झील, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके का पोर्शन है। रिपीट करके सुन लेना। ठीक है, आगे बात करें तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड में। एक बार लास्ट बार ये देख लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं भाई? उत्तराखंड में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है, भूल मत जाना, कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। हाँ, तो बात करते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क, और कौन सा है? गंगोत्री नेशनल पार्क,
और कौन सा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और कौन सा है राजाजी नेशनल पार्क। और कौन सा है गोविंद पशु नेशनल पार्क। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में ही है। और हैली नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, रामगंगा नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है इनके अलावा। ठीक है, तो देखिए ये तो थी आज की न्यूज़। आज की जो वीडियो थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि भैया इसमें काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। अच्छी न्यूज़ का मतलब ऐसी न्यूज़ से होता है जहां से आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो आज जो हमने करंट कवर करा वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2022 तक का था। कल हम करंट कवर करेंगे 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2022 तक का करंट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। बस लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। सभी को राधे राधे।